आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह ब्राह्मणवाद ने जनजाति समुदाय से उनकी जो खाद्य संस्कृति थी, जो उन्होंने इतने हजारों वर्षों के परीक्षण, निरीक्षण और उनके एक्सपेरिमेंट से समझी, इजाद की और उसे अपनाई। और ब्राह्मणवादी संस्कृति ने उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरे उनके परिश्रम को सिरे से खारिज कर दिया, उन्हें असभ्य घोषित कर दिया और उनकी जो खाद्य संस्कृति थी उसे अशुद्ध घोषित कर दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। दोस्तों, आज हम जिस किताब पर चर्चा करने वाले हैं वो किताब है हिंदुत्व मुक्त भारत। इसका जो रिव्यू है मैंने डाला और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। 3000 सब्सक्राइबर हैं और 3000 सब्सक्राइबर में से सिर्फ 300 लोगों ने, लगभग 300 लोगों ने देखा है और मतलब कि 10% लोगों ने केवल उसे देखा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस रिव्यू को जाकर देखिए, क्योंकि ये सारा जो मैं काम कर रहा हूं ना वो आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को और एम्पावर किया जा सके, आप लोगों को अच्छी अच्छी किताबों की जानकारी दी जा सके। क्योंकि एक व्यक्ति है जिसने बहुत मेहनत करके, बहुत डिटेल रिसर्च करके एक किताब लिखी है, फिर एक दूसरा व्यक्ति है जिसने बहुत डिटेल में इस किताब को पढ़ा। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर सारी चीजें देख ली और आपके सामने कुछ रख दिया। बहुत डिटेल में ये किताब मैंने पढ़ी और आप लोग के स्पीच में लेकर आ रहा हूँ सारी चीजें। इवन इसके जितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स वाइज मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें से एक चैप्टर पे आज हम बात करेंगे बिना भुगतान के शिक्षक। तो मैं आप लोगों से केवल इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से कुछ नहीं जाएगा, समझिए इस चीज को। लेकिन जिसको आप शेयर करेंगे वो भी एम्पावर होगा, उसके पास भी नॉलेज होगी, उसके पास भी जानकारी पहुंचेगी। बहुजन विचार की जो हम कहते हैं कि घर घर तक हमें बहुजन साहित्य को पहुंचाना है, घर घर तक हमें बहुजन विचारधारा को पहुंचाना है, तो वो ऐसे ही नहीं पहुंच जाएगी। हमें एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा, जिसमें से कुछ काम मैं करूंगा, कुछ काम आप कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम इस किताब के फर्स्ट चैप्टर बिना भुगतान के शिक्षक के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में इस चैप्टर में लिखा क्या है, इस चैप्टर में है क्या। कांचार्य जी ने इस चैप्टर के अंदर जनजाति समुदाय के बारे में बहुत विस्तार से बात की है, जिसमें कि अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे नाम की संस्कृति है, उसके बाद स्वयं आदिवासी खाद्य संस्कृति, यानी कि आदिवासी या जनजाति की जो खाद्य संस्कृति है उसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। फिर जो जनजाति समुदाय है उनकी स्वाद की क्या धारणा है, किस तरह के स्वाद उन्हें पसंद है, किस तरह की आहार संस्कृति उनकी है। उसके बाद पशुओं की पवित्रता, उसके बाद शाकाहारिता का सतत्व, मादक पेय और आध्यात्मिकता, उसके बाद पोंदू उत्पादन और जनजातीय रचनात्मकता। पोंदू उत्पादन एक तरह की खेती का किस्म होता है जो ज्यादातर जनजातीय समुदाय करते हैं। ओके, जनजातीय तकनीक की, जनजातीय तकनीक क्या रही, किस तरह से उसका विकास हुआ, किस तरह से उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और किस तरह से बाद में उन्होंने समतल पर रहने वाले लोगों को उसको हस्तांतरित किया। जनजातीय बीज की व्यवस्था, मतलब वो जो भी फसल वो करते हैं उसको बीज को कैसे वो सहेज के या संभाल के रखते हैं, जिससे कि वो बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। उसके बाद जनजातीय मूलभूत नेतृत्व और आध्यात्मिकता, उसके बाद नकारात्मक राष्ट्रीयता और मूलभूत नायक, और ये सारे जो टॉपिक हैं जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद आत्मा की आराधना, उसके बाद स्त्री पुरुष स्त्री संबंध, जनजातीय विवाह, ये आखिरी है। तो इसमें से जो दो ऐसे हैं या दो टॉपिक हैं जिनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो है पुरुष स्त्री संबंध और जनजातीय विवाह। ये जो चैप्टर हैं इनमें सबसे ज्यादा जो मुझे सीखने को मिला, समझने को मिला और जिससे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाया। बिना भुगतान के शिक्षक, इस चैप्टर की शुरुआत में ही कांचार्य लिखते हैं, यदि कोई भारत के परत दर
समाज के भीतर यात्रा प्रारंभ करता है तो यह मार्ग अविश्वसनीय रूप से प्रताड़ना से भरा दिखता है। कई विदेशी और ब्राह्मण विद्वानों ने इसकी कई सामाजिक, सांस्कृतिक और सभ्यता से जुड़ी व्यवस्थाओं की जटिलताओं के उद्भेदन के प्रयास में ऐसी यात्रा पर निकलने की कोशिश की है, लेकिन भारत के मूल सत्व को समझने में विफल रहे हैं। मतलब उनका ये कहना है कि कई सारे लोगों ने कोशिश की कि भारत की जो सामाजिक संरचना है उसमें जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स की इस पूरी किताब में बात की, हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। उन लेयर्स को समझने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाए हैं। उसके कई सारे रीजन हैं जो कि इस किताब में दिए हैं, उस पर भी हम जैसे ही वो पॉइंट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो प्लीज उस पर ऑफेंड मत होइएगा। वीडियो को शांति से पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चाहो तो कहीं आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो कांचेलाल जी क्या लिखते हैं? इन उत्पादक जातियों के विशिष्ट जीवन आचार का अंदाजा वे विद्वान नहीं लगा पाए जो प्रभुत्वशाली जातियों के थे, और इसलिए विज्ञान और तकनीकी जैसे क्षेत्रों में जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान को उन्होंने नहीं समझा। आधुनिकता की राष्ट्रीय शब्दावली निर्मित करने के लिए हमें ऐसे समुदायों के आंतरिक सामर्थ्य और मानसिकता को समझने की आवश्यकता भी है, सदियों से जिनका दमन किया गया है। ये जो मैंने रिव्यू किया था, मैंने उस समय भी ये चीज आपको बताई थी कि किस तरह ब्राह्मणिकल जो पूरी हायरार्की है, पूरा ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है, उसने भारत के मूल निवासी, भारत के बहुजन समाज लोगों की जो मानसिक स्थिति है उसको किस तरह से उसके साथ खेला है, उसको किस तरीके से बर्बाद किया है। और यहाँ पर वो चीज लिखते हैं कांचेलाल जी, जिनका दमन सदियों से किया जाता रहा है, उसकी मानसिक स्थिति को और उनके सामर्थ्य को समझने के लिए हमें बहुत डिटेल में जाकर एनालाइज करना पड़ेगा। आगे कांचेलाल जी लिखते हैं, फिर भी इस दिशा में एक प्रयास करना आवश्यक है क्योंकि दलित बहुजन जनसाधारण को ब्राह्मणवाद और स्वयं अपनी अज्ञानता के चंगुल में मुक्त कराना जरूरी है। ये चीज नोट आप कर सकते हैं कि स्वयं अपनी अज्ञानता के चंगुल से मुक्त कराना है, क्योंकि बहुजन तबका है वो खुद भी अपने अंदर के सामर्थ्य, अपने अंदर की काबिलियत, अपने अंदर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अभी तक नहीं जान पाया, क्योंकि कई हजार सालों से उसे बार बार ये बताया गया कि तुम नाकारा हो, निकम्मे हो, असभ्य हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, जिसकी वजह से वो नहीं जान पाया। आगे कांचेलाल जी कुछ सवाल रखते हैं अपने। कई सालों से मैंने कुछ प्रश्नों पर खोज की है। किन्होंने हमें सिखलाया कैसे जिया जाए, किन्होंने हमारे अस्तित्व की मानवीयता को गढ़ा, हमारी संवेदनशीलताओं को धार दी और हमें अब तक महत्वपूर्ण पाठों को पढ़ा रहे हैं। भारत के विशाल क्षेत्र में मेरी अपनी यात्रा पर आधारित इनका उत्तर विश्लेषण है और अपेक्षाकृत असंभावित है, क्योंकि ये जनजातीय है। जिस सन कोई इन समुदायों, जिसमें सारे समाज, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सम्मिलित हैं, को उद्धृत करता है, तुरंत अज्ञानी, आदिम और असभ्य लोगों की आकृतियां उभरती हैं। ग्रंथों ने, चाहे वे आध्यात्मिक हों, धर्मनिरपेक्ष या विद्वतापूर्ण, इन्हें वनवासी, जंगल में रहने वाले लोग या गिरिजन, पहाड़ों में रहने वाले लोग के रूप में गढ़ा है, जिसका तात्पर्य यह निकलता है कि उन्होंने समतल पर रहने वाले लोगों के सभ्यता मानकों को हासिल नहीं किया है। आप चाहे कोई किसी भी तरह का आप ग्रंथ उठा के देखेंगे या किसी भी आज की डेट में भी जो डिस्कोर्स होता है, आप देखेंगे कि जो लोग जंगल में रहते हैं उनको ज्यादा चिंता होगी जंगल की, लेकिन कुछ बाहर की एनजीओ जाती हैं और वो कहती हैं कि ये जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरह के सिनेरियो हमें देखने को मिलते हैं आज की डेट में। कुछ साल पहले की, आप अगर 1-1.5 साल पहले अगर आप जाएंगे तो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आपको देखने के मिलेंगे। ये आई थिंक कर्नाटक के कुछ एनजीओस थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, और वो उनका ये कहना था कि जो वहां के जो आदिवासी जो लोग हैं उनको उन जंगलों से निकाल दिया जाए, और क्योंकि वो वहां पर जंगल खराब करें, ऐसा उन एनजीओ का कहना था। भारत के जीवन का मूल्य एक छोर पर जनजातियों और दूसरे छोर पर ब्राह्मणों के बीच झूलता रहता है, और ये समूह भारतीय समाज के दो अत्यंत विपरीत ध्रुवों की रचना करते हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत बड़ा विमर्श अपने अंदर समेटे हुए है। जब आप इसको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी आज की डेट में कास्ट और सब कास्ट है वो एक टाइम पर जनजाति ही थी, और वहां से निकलकर वो कास्ट में डिवाइड हुई, फिर सब कास्ट के अंदर डिवाइड हुई। इसलिए जनजाति के लोग हमारे शारीरिक मानवीय कष्ट, साथ ही साथ सभ्य समाज का हिस्सा नहीं होने के कारण उपजने वाले कष्ट भुगतते हैं।
वे प्राकृतिक आपदाओं, सामाजिक सहयोग के अभाव और अन्य जातियों की उन पर की गई नृशंसताओं को भुगतते हैं। दूसरी ओर ब्राह्मणों ने प्रताड़ना की संस्कृति, जिससे वे दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, से आच्छादित अंधविश्वासी विश्वास का जीवन जिया। आगे कांचालय जी लिखते हैं, ब्राह्मणवादी संस्कृति के इसी आध्यात्मिक महत्व देने के कारण मानवीय रचनात्मक सत्व गुमनाम रह जाते हैं या अक्सर जानबूझकर नष्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन जनजातीय संस्कृति का एक सचेत निरीक्षण दर्शाता है कि यह अभी भी मानवीय रचनात्मकता के प्रारंभिक लक्षणों को सजोए हुए हैं। उसके बाद का जो दूसरा टॉपिक है, नाम की संस्कृति, उसमें कांचालय जी लिखते हैं, हर प्रकार से जनजातीय लोगों ने सभी प्रारंभिक ज्ञान तंत्र विकसित किए जो हमारे ज्ञान तंत्र का आधार बना। जनजातीय लोगों का अपना सामुदायिक नाम होता है, जैसे गोंड, कोया, कोंडारेड्डी, चेचू, नायकपू, लंबाड़ा इत्यादि। कोई भी समुदाय यह नहीं चाहता कि उन्हें गिरिजन या वनवासी अवधारणाएं जो उन्हें नकारात्मक रूप से दर्शाती हैं के रूप में पहचाना जाए। कोई भी समुदाय यह नहीं चाहता कि उन्हें गिरिजन या वनवासी अवधारणाएं जो उन्हें नकारात्मक रूप से दर्शाती हैं के रूप में पहचाना जाए, बल्कि स्वयं को अपने विशेष नाम जैसे गोंड, कोया, लंबाड़ा से संबोधित करवाना चाहते हैं। उन्हें वनवासी का नाम देना माला दलित को हरिजन कहने के बराबर है, जो उन्हें अप्रिय है। आगे इसी टॉपिक में आगे लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी लेखकों ने अपनी संस्कृति की गरिमा को महानता का दावा करते हुए अनगिनत पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उन्हें यह महसूस करना बाकी है कि वनवासी और गिरिजन जैसा ठप्पा कितना अवमाननापूर्ण और अपमानजनक हो सकता है। जैसे एक जनजातीय व्यक्ति ने कहा, भेड़िए समझते हैं कि भेड़ जिंदा रहने के लायक नहीं, उन्हें बस मार दो। ब्राह्मणवादी संस्कृतियां यह धारणा रखती हैं कि अन्य सारी संस्कृतियां और सभ्यताएं कालबद्ध और महिमा मंडित करने के लायक ही नहीं, और यह संस्कृतियां हत्या के बराबर है। वे अन्य संस्कृतियों का अधिकार अर्थात उनका इतिहास और सामाजिक दृश्यता को उनकी आगामी प्रगति और विकास के लिए अपेक्षित है, नकार कर उनकी हत्या कर देते हैं। सभी जो टॉपिक है उनमें से मैं कुछ आपको डिटेल दे रहा हूँ जो बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगी, बहुत ज्यादा। इसी टॉपिक के अंदर कांचालय जी लिखते हैं, द्विजों को हिंदू के रूप में स्थापित करना और शेष शूद्रों, चांडालों, वनवासियों को अन्य लेकिन हिंदुत्व के अंदर रखना एक ऐतिहासिक विध्वंसक प्रक्रिया थी। जनजाति के लोगों की झुंड संरचना की इस प्रक्रिया ने करीब करीब उनकी पहचान मिटा दी। जातिवादी संस्कृतियों ने अधिकार प्राय उच्च जाति विचारधारा की शब्दावली में विपरीतों की दोहरी अवधारणा को गढ़ा है। सकारात्मक और नकारात्मक, निम्न और उच्च, उच्च निम्न और धार्मिक अधार्मिक जैसी अवधारणाओं ने जनजाति के लोगों और दलित बहुजनों से उनकी मानवीयता ही छीन ली है। सांस्कृतिक डकैती का यह प्रकार वस्तु और सामान की चोरी से भी अधिक खतरनाक है। दमनकारी शक्तियों द्वारा लोगों के ऐतिहासिक संस्कृतियों और सभ्यताओं की चोरी के भयंकर दीर्घकालीन परिणाम रहे हैं, जिन्होंने सारे समुदायों को कष्ट सहन करवाया है, और कई जनजातीय समुदाय इस ऐतिहासिक दमन के मुख्य शिकार रहे हैं। जो पैरा मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है उसको दोबारा सुनिएगा तो शायद आप उस मर्म को समझ पाएंगे जो लेखक आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है। जो इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है, स्वयं आदिवासी, उसको मैं पढ़कर आपके सामने रखना चाहूंगा। जनजातीय लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का सूक्ष्म परीक्षण दर्शाता है कि उन्होंने शेष समाज को जीवन का सत्व सिखलाया। यही कारण है कि क्यों उन्हें अपने शिक्षक के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता की बुनियाद रखी। उन्होंने हमें सिखलाया कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। यह सच है कि मनुष्य केवल भोजन पर जिंदा नहीं रहता, लेकिन यह भी सच है कि बिना भोजन के वे जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ तक कि आज भी सभ्य समाज जनजातीय संस्कृतियों के बहुत सारे पहलुओं को अपने उपयोग में लाते हैं, बिना अपेक्षा किए हुए कि बदले में उनसे कुछ मांगा जाएगा। जिन बातों को इन्होंने जनजातीय समाज से सीखा है, इसे ये नहीं स्वीकारते क्योंकि
ऐसी स्वीकारोक्ति स्वयं एक असभ्य कृत्य के रूप में देखी जाएगी। सारी संस्कृतियां लोगों की पाक कला संस्कृति से जन्म लेती है, लेकिन ब्राह्मणों ने हमें बतलाया कि भोजन केवल खाने, आनंद उठाने और जीवित रहने के लिए है। विमर्श प्रारंभ करने और चर्चा करने और खासकर लिखने के लिए नहीं। इस प्रकार ब्राह्मणों ने धोखे और झूठ का एक क्षेत्र निर्मित किया। खाद्य संस्कृति के ऊपर टिप्पणी करते हुए कांचैलय जी लिखते हैं, सारे लोग मांसाहारियों, शाकाहारियों और सुअर और गाय का मांस खाने वाले की खाद्य संरचनाओं को जनजातीय लोगों द्वारा खोजा, परीक्षित और मानकीकरण किया गया। गोंड, कोया और चेंचू विभिन्न प्रकार के मांस, पक्षी और सब्जियां खाते हैं। बकरी, हिरन, सुअर, बैल, गाय जैसे पशुओं का मांस खाने के अतिरिक्त वे जंगली जानवरों की पूरी श्रेणी, उन्हें हम खाने लायक नहीं समझते, खाते हैं। समतल पर रहने वाले लोगों की स्वाद ग्रंथियों को इनमें से बहुत सारी सुगंधों ने अभी तक नहीं ललचाया है। इस प्रकार लोगों का भोजन स्वाद सामाजिक रूप से गढ़ा गया। ब्राह्मणवादी समाज शाकाहारी भोजन को देवी भोजन के रूप में सामने लाया है। शाकाहारी भोजन के स्वाद के विषय में लिखा गया है कि ऐसे भोजन की प्रशंसा की गई है और शुद्ध भोजन के रूप में महिमा मंडित किया गया है, जबकि जनजातीय खाद्य संस्कृति निंदा असभ्य लोगों की भोजन संस्कृति के रूप में की गई है। आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह ब्राह्मणवाद ने जनजाति समुदाय से उनकी जो खाद्य संस्कृति थी, जो उन्होंने इतने हजारों वर्षों के परीक्षण, निरीक्षण और उनके एक्सपेरिमेंट से समझी, इजाद की और उसे अपनाई, और ब्राह्मणवादी संस्कृति ने उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरे उनके परिश्रम को सिरे से खारिज कर दिया, उन्हें असभ्य घोषित कर दिया और उनकी जो खाद्य संस्कृति थी उसे अशुद्ध घोषित कर दिया। चतुर पांडित्य की समाजशास्त्री भाषा में यदि किसी जनजातीय व्यक्ति ने मांस खाना छोड़ दिया तो उसका संस्कृतिकरण हो गया, लेकिन अगर किसी ब्राह्मण ने मांस और मछली खाना प्रारंभ कर दिया तो उसका जनजातिकरण नहीं हुआ। यदि वे बदले भी तो बस पाश्चात्य हो गए। आप इस चीज से समझ सकते हैं। अभी एक बहुत ही रिसेंटली एक इंसिडेंट है कि इंडियन क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा ने बीफ खाया, तो अब क्या लोग उनको जनजातीय कहेंगे या लोग उनको शूद्र घोषित कर देंगे? उन्हीं के ब्राह्मण लोग क्या उन्हें शूद्र घोषित करेंगे? ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आदिवासी या जनजाति मांस खाना छोड़ देता है तो उसका संस्कृतिकरण मान लिया जाता है। अपने सामान्य जीवन में हम में से बहुत को यह एहसास नहीं कि भेड़, बकरी और मुर्गे का स्वाद हमें जनजातीय लोगों द्वारा सिखलाया और मानकीकृत किया गया है। विभिन्न प्रकार के ऐसे मांस जिनसे लोग परिचित नहीं हैं, उसे परिचित कराने की प्रक्रिया आज तक जारी है। क्योंकि अगर आप जब बहुत सुदूर इलाकों में जाएंगे जहां पर आदिवासी कम्युनिटी आज भी वैसे ही रह रही है जैसे वो हजारों साल पहले रहती थी, तो उनका जो मांस खाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत अलग है। और मुझे अगर जिंदगी में कभी मौका मिलेगा तो मैं ऐसी संस्कृतियों को और एक्सप्लोर करना चाहूंगा, उनके बीच रहकर, कभी अगर मौका मुझे मिला तो। खाद्य स्वादों का प्रवास एक लंबी प्रक्रिया है और जनजातीय लोगों ने बड़े ही धैर्य से अपने खाद्य स्वादों का स्थानांतरण जारी रखा है, जिनका समतल में रहने वाले लोगों द्वारा अपना कहकर उपयोग किया गया है। आप अगर आज की डेट में भी गांव वगैरह में जाएंगे तो वहां पर खरगोश खाए जाते हैं, तीतर खाए जाते हैं, कबूतर खाए जाते हैं। तो ये जो पूरी खाद्य संस्कृति है ये आदिवासी या जनजाति लोगों द्वारा हमें दी गई है, पर हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारी है। आगे कांचैलय जी लिखते हैं, ब्राह्मणवाद शायद सबसे अधिक खतरनाक विचारधारा है जिसने एक विशाल जनसमूह को आत्म नकारात्मकता की जटिल प्रक्रिया में धकेलकर भारत की मांस संस्कृति को नकारा और नष्ट कर दिया। जिन्होंने मांस खाना जारी रखा उन्हें महसूस करवाया जाता है कि वे असभ्य हैं। भारतीय जनजातीय लोगों ने हमें न केवल मांस खाने की संस्कृति दी बल्कि वास्तव में शाकाहारी भोजन संस्कृति भी दी। यदि अफ्रीकी सभ्यता को मानव जाति की माता सभ्यता कहा जा सकता है तो जनजातीय लोग मानव आहार संस्कृति की माताएं हैं। भारतीय जनजातीय लोगों का आहार संस्कृति में अपना स्वतंत्र योगदान है। यह विविधता स्वाद स्वास्थ्य में समृद्ध है और अपने भारत के भारतीय व्यक्तित्व में विकास में योगदान दिया है।
आगे लिखते हैं, किस फल, जड़ या पत्ते को खाना चाहिए और किससे परहेज करना चाहिए? पेड़ के कौन से हिस्से में चिकित्सीय गुण हैं? ग्रामीणों के लिए इनका संदर्भ बिंदु जनजातीय ज्ञान और अनुभव का हिस्सा था। उन्होंने जो चरवाहों को संचारित किया वे पीढ़ियों में वापस गांव में संचारित हो गए। यहाँ एक फल का उदाहरण दिया है और मैं नहीं जानता कि ये कौन सा फल है। लिटरली मैं नहीं जानता। मैंने सर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे मिला नहीं कहीं भी। उदाहरण के तौर पर पारकी और टूनिकी फलों को खाने योग्य फल के रूप में सामान्यतः नहीं जाना जाता। कई जनजातियों के लिए टूनिकी आहार का मुख्य स्रोत है क्योंकि यह पोषक तत्वों से युक्त है और सुरक्षित रखा जा सकता है। यह ग्रीष्म ऋतु का फल है और इसे बड़ी मात्रा में एकत्रित करने के लिए कोया एक विशेष प्रयास करते हैं। ताजा खाने पर यह स्वादिष्ट होता है। इसे सुखाया भी जा सकता है और टोकरियों में भंडारित किया जा सकता है। सूखे फल को ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा ऋतु के दौरान खाया जाता है। पारकी खट्टा मीठा है, इसे भी ताजा या सुखाकर खाया जाता है। तो ये जो डिटेल है ना, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मतलब इतना जो रिसर्च किया गया है इस किताब को लिखने के दौरान वो बहुत ही बेहतरीन है। अगला जो टॉपिक है स्वाद की धारणा। इसमें कांचेलाया जी ने लिखा है, खाने योग्य कीट को खाना अब समतल में भी सामान्य हो गया है लेकिन ब्राह्मणों और बनियाओं में नहीं। उनके बच्चे सोचते हैं कि जो ऐसे कीट खाते हैं वे बर्बर हैं, लेकिन जनजातीय लोगों ने केवल उशिल्लू खाने योग्य कीट के रूप में क्यों चुना? उन्होंने पता लगाया कि मानसून उशिल्लू केवल वर्षा के दौरान ही प्रकट होते हैं। उन्होंने पता लगाया कि मानसून में उनको खाना उनके ऊर्जा स्तर को बढ़ा देता है। वर्षा ऋतु में शिकार करने के स्थल भीगे और दलदली हो जाते हैं। जिन जानवरों का शिकार वे सामान्य रूप से करते हैं घनी भरी झाड़ियों और जंगलों का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। हालांकि वर्षा ऋतु में वे पर्याप्त जड़ आहार पाते हैं। यह फलों का मौसम नहीं होता, इसलिए उन्हें उशिल्लू और यिप्पा फलों के उत्कृष्ट मिश्रण की खोज की। इस प्रकार की खोज बर्बरता का कृत्य नहीं थी, बल्कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पाक कला संस्कृति विकसित करने का एक कृत्य था। सारी महान चीजों की खोज लोगों द्वारा विपरीत परिस्थितियों में ही की गई है। अगला जो टॉपिक है वो है पशुओं की पवित्रता। इसमें कांचेलाया जी लिखते हैं, भारत की कोई भी जनजाति गायों और सांडों को पवित्र नहीं मानती। हाल तक जनजातीय क्षेत्रों में कृषि उद्देश्यों के लिए मवेशियों का उपयोग नहीं होता था। जनजातीय क्षेत्रों में भैंस एक बहुत लोकप्रिय जानवर नहीं थी। गायों, सांडों और भैंसों का उपयोग मुख्यतः आहार के रूप में किया जाता था। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातीय लोगों में घनिष्ठ संबंध है जो गोमांस खाने वाले रहे हैं। भेड़, बकरी, खरगोश, मोर और कई अन्य चिड़िया उनकी आहार सूची का हिस्सा हैं। लेकिन जिसे वे चाहते हैं और जिसका आनंद उठाते हैं गुव्वा है, एक स्थानीय चिड़िया, और इसे मांस के रूप में विशेष रूप से पसंद किया जाता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह कई पुराने रोगों को ठीक कर देता है। इस चिड़िया के मांस के अधिक प्रोटीन तत्व के बारे में गांवों में अनगिनत कहानियां हैं। आगे लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जनजातीय लोगों को शाकाहारी आहारों, जड़ों और फलों का ज्ञान नहीं है, लेकिन वे अपने आहार में ऊर्जा और स्वाद के लिए मांस को उचित महत्व देते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस प्रकार शाकाहारी श्रेष्ठता एक मिथक साबित हो चुकी है। शाकाहारी श्रेष्ठता का प्रचार कर और मांस खाने को नकार कर ब्राह्मणवाद ने भारत के स्वास्थ्य को नष्ट किया है। ब्राह्मणवाद के अभियान और गांधीवाद के कारण एक अवधि से भारतीय समाज शाकाहारी बन गया है, जिसने राष्ट्र के सामान्य स्वास्थ्य को नष्ट कर दिया है। ये इनका विमर्श और ये इनका दर्शन है। किस तरह से जनजातीय लोगों की जो खाद्य आहार संस्कृति थी उसको नष्ट किया गया और उसी में जो पशुओं की पवित्रता है उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि जो आज की डेट में गाय को पवित्र माना जाता है, ऐसा कुछ जनजातीय लोगों में नहीं है। जनजातीय लोगों के लिए जो उन्हें खाने योग्य लगता है वो उसे खाते हैं, जो उनके शरीर के लिए, जो उनके शरीर को ऊर्जा देता है उसे वे खाते हैं। यहाँ पर जनजातीय तकनीक के बारे में जो कांचेलाया जी ने बात की है, यहाँ पे कांचेलाया जी खेती के बारे में बात करते हैं और लिखते हैं कि पोंदू खेती में क्षेत्र का चयन बहुत सावधानी से किया जाता है। धरती बहुत उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। पानी की धार का तारमय बीज व्यवस्था के साथ होना चाहिए जिसे उत्पादकता के लिए बोया जाता है।
ऐसा नहीं है कि जनजातीय लोग देवी शक्तियों में विश्वास नहीं करते। उनकी आध्यात्मिक चेतना में वन देवी, जल देवी, सूर्य और वर्षा देवता सब एक स्थान पाते हैं। आगे कांचल ऐसा लिखते हैं, पौंधु उत्पादन की इस प्रणाली में बीज बोने के लिए, जमीन को सहायक बनाने के लिए हसिया और कुल्हाड़ी का उपयोग और जमीन जोतने के लिए डंडे का एक विकसित उपयोग शामिल है। इन सारी प्रक्रियाओं के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा पशु ऊर्जा नहीं बल्कि मानव ऊर्जा है, आवश्यक रूप से हाथों की, क्योंकि हसिया और कुल्हाड़ी चलाने के लिए हम लोग हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज भी करते हैं। अन्य धर्मों की विचार व्यवस्थाओं से भिन्न ब्राह्मणवादी हिंदू विचार ने अपने आप को उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर दिया और उत्पादन की समस्त संस्कृति का अवमूल्यन कर दिया। उनके तथाकथित सांस्कृतिक क्रमिक विकास में ऋग्वेद की लेखनी मुख्य हो जाती है, क्योंकि उस पुस्तक ने सारी जनजातीय उत्पादन व्यवस्थाओं को राक्षस व्यवस्था के रूप में गढ़ा। एक आध्यात्मिक संस्कृति का निर्माण में इस पुस्तक की केंद्रीयता ने मानव समाज को पीछे की ओर धकेल दिया। वास्तविकता यह है कि जनजातीय समुदाय ने प्रारंभिक तकनीक का निर्माण किया, क्योंकि देखिए जिसको जरूरत होती है वही चीजों को इजाद करता है। ये एक शायद कहावत है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। जो आदिवासी जो लोग हैं, जब उनको उस जमीन को समतल करने के लिए किसी औजार की जरूरत थी तो उन्होंने डंडे का इस्तेमाल किया, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और हसिये का इस्तेमाल किया। क्योंकि आगे कांचल जी लिखते हैं, कुदाल, हसिया, कुल्हाड़ी, बर्मा, धनुष और तीर पत्थर के उपकरण के प्रारंभिक प्रकार जनजातीय लोगों द्वारा निर्मित किए गए। ब्राह्मणवादी शक्तियों ने उस ज्ञान तंत्र को निर्माण तकनीकी के जनजातीय सकारात्मक नीति शास्त्र को, जिसने एक लंबे समय तक उत्पादक प्रक्रियाओं की मदद की, विघटित कर दिया। जनजातीय लोगों द्वारा तकनीकी का इस्तेमाल करने और रामसरी के हिंदू युद्ध नायकों द्वारा तकनीकी उपकरणों तथा तीर धनुष का इस्तेमाल करने एक मूल अंतर है। जनजातीय लोग तीर धनुष का इस्तेमाल आहार संसाधन जुटाने और आत्मरक्षा के लिए करते थे। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि वही हथियार हैं जो हथियार हिंदू देवी देवताओं के हाथ में आपको देखने को मिलते हैं, और वही हथियार है जिसका इस्तेमाल जनजातीय समुदाय अपने आप के लिए करता है, अपने खाने की व्यवस्था के लिए करता है, रहने की व्यवस्था के लिए करता है, अपने आत्मरक्षण में करता है। और हिंदू देवी देवता लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, दूसरों को धमकाने के लिए करते हैं। हिंदू लेखकों ने तीर धनुष जैसे मूल जनजातीय तकनीकी उपकरणों को सरल और शुद्ध युद्ध शास्त्रों में बदल दिया। राम ने तीर धनुष का इस्तेमाल किया जो केवल युद्ध अस्त्र थे, और परशुराम ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल लोगों की हत्या के लिए एक हथियार के रूप में किया। यह मानव की विकासवादी प्रक्रिया और इसकी आध्यात्मिक संस्कृति का मजाक है। पहली चीज तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट अपने तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि ब्राह्मण जो कथित हिंदू धर्म है, मेरी नजर में जो ब्राह्मण धर्म है, उसके जो देवी देवताएं हैं उनके हथियार भी उनके खुद के नहीं है। वो हथियार भी जनजातीय लोगों द्वारा इजाद किए गए, पर उनका इस्तेमाल ब्राह्मणवादी संस्कृति ने किया। ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इस किताब में मिलेंगे, और अगर आप अपने आसपास देखने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भी आपको ये एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अगला टॉपिक जो है जनजातीय बीज व्यवस्था, उसका मैं बस एक पैर आपको पढ़कर बताऊंगा। पौंधु उत्पादन की विशेषता कुछ निजी संपत्ति के सह अस्तित्व के साथ समतावादी वितरण है। जमीन के उस टुकड़े को जिसे खेती के लिए साफ किया जाता है को तब तक उस परिवार विशेष की निजी संपत्ति के रूप में लिया जाता है जब तक वह दूसरी जगह पलायन नहीं कर जाता। पौंधु उत्पादन प्रक्रिया में निजी संपत्ति की धारणा को गुडेम सामुदायिक हित के अधीन रखा गया है। यह देखना गुडेम का नैतिक उत्तरदायित्व है कि मौसम के दौरान सारे परिवारों का कृषि योग्य जमीन उपलब्ध हो जाए, और यदि उपज पर्याप्त नहीं है तो ऐसे परिवारों का बचाव करने के लिए गुडेम बाध्य है। पौंधु उत्पादन और जमीन के निजी स्वामित्व की व्यवस्था के साथ ब्राह्मणवादी अग्रहार उत्पादन एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय ब्राह्मण प्रथम समुदाय थे जो उत्पादन के बिना भाग लिए संपत्ति के अधिकार के हकदार थे। भारतीय जनजातीय लोग वे आधारभूत समुदाय हैं जो जमीन के सामूहिक स्वामित्व के अधिकार के लिए हमेशा और यहाँ तक कि आज तक भी लड़े। यदि समाज के एक छोर पर ब्राह्मण स्वार्थ के लिए जाने जाते हैं, वहीं समाज के दूसरे छोर पर जनजातीय लोग निस्वार्थ सामुदायिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी टॉपिक के अंदर आगे कांचल जी लिखते हैं, चूंकि भारत विशाल रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या का देश है, किसी प्रकार की समाजवादी संस्था
साझेदारी ही इस राष्ट्र को बचा सकती है। न केवल हिंदू ब्राह्मणवाद बल्कि साम्यवादी ब्राह्मणवाद ने भी जनजातीय प्रयोग से सीखने से इनकार किया है। इसका जो अगला टॉपिक है वो है जनजातीय मूलभूत नेतृत्व और आध्यात्मिकता। इस पर मैं कुछ 4 लाइन आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। यह भी उन्हीं कारणों में एक है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही क्यों भारतीय जनजातीय समाज ने समतल पर रहने वाले लोगों से एकीकृत होने से इनकार किया। यह जनजातीय लोगों से कड़ा विरोध था कि चाणक्य के प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया और हिंदू राज्य नीति की अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। हालांकि चाणक्य वाले जो पॉइंट है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जो हाल ही जो नई जो रिसर्च है उसके हिसाब से चाणक्य काल्पनिक पात्र है और उसके कई साक्ष्य हैं। जो इसका जो अगला टॉपिक है वो है नकारात्मक राष्ट्रीयता। अंग्रेज विरोधी संघर्षों को प्रारंभ करने वाले और वे नेता जिन्होंने इन संघर्षों का नेतृत्व किया सारे देश में कहीं भी विद्यालय पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। विडंबना है कि इतिहास ने उनके साहसपूर्ण कारनामों को दर्ज किया जो समतल से जनजातीय क्षेत्र गए, लेकिन जनजातीय मूलभूत नेतृत्व के लोकप्रिय इतिहास के पन्नों पर कभी भी कोई जगह नहीं पाई। हालांकि यहाँ यह अवश्य अंकित कर देना चाहिए कि जनजातीय लोगों के प्राकृतिक बौद्धिकता का एक मजबूत भाव है और उन्होंने अपने नायक नायिका छवि को अपने वाक साहित्यों में गढ़ लिया। आगे लिखते हैं कि यह कहना पूर्णतः गलत है कि भारतीय साहित्य की पहली शैली ऋग्वेद के लेखन से प्रारंभ हुई। भारतीय साहित्य का प्रारंभ जनजातीय वाक साहित्यों की हमारी परंपरा से होता है। हमारे गीत यहीं से उपजे। यहाँ की आज तक रेला गीत और लल्ले गीत जो तेलुगु क्षेत्र में जनजातीय गीत के रूप में जाने जाते हैं, साहित्य की जानी पहचानी शैलियां हैं। भारतीय जनजातीय लोगों को यह एहसास दिलाया जाता है कि साहित्य में उनका योगदान पूर्णतः शून्य है। एक झूठा असर पैदा किया गया है कि केवल ब्राह्मणों को ज्ञान है और देशज जनजातीय लोग एवं अन्य के पास कोई ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ब्राह्मणवाद के पूरे इतिहास में वे एक जनजातीय पुजारी या कोई धार्मिक संस्था जिसमें ब्राह्मण होके जनजातीय प्रधान की कल्पना भी कर पाने में समक्ष नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि आज भी यह अकल्पनीय है एक जनजातीय व्यक्ति उस राज्य को चला सकता है जहाँ ब्राह्मण और अन्य उच्च जाति के लोग रहते हों और हिंदू संस्था चालित हो। अब तक इतिहास ने यह साबित किया है कि वे ऐसे केवल अपने राज्य में कर सकते हैं, लेकिन हमारा सर्वेक्षण दिखलाता है कि जनजातीय लोगों के पास बहुत कुछ करने के लिए अपार क्षमताएं हैं यदि उन्हें रचनात्मक और विवेकपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। अगला टॉपिक मूलभूत नायक, उसमें कुछ उदाहरण देते हैं और लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ने कोंडा रेड्डी और कोंडा डोरा जनजातियों को संगठित किया और उन्हें अपनी तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए लामबंद किया। ऐतिहासिकता की प्रक्रिया ने इसे अकेले नायक के रूप में महिमामंडित कर दिया, जबकि लक्ष्य जनजातीय बनी। किताब लिखी गई, फिल्म बनाई गई और वह वर्ग कक्षों में अध्यापन का विषय बन गया। भारत में स्वतंत्रता और स्वाधीनता की धारणाओं को हमेशा ब्राह्मणवादी शर्तों पर व्याख्यायित किया गया है। राष्ट्र की धारणा को भी ब्राह्मणवादी शर्तों पर व्याख्यायित किया गया है, लेकिन समाक्का और सराक्का जैसी जनजातीय महिलाओं ने अपने वैचारिकी ढांचा स्थापित किया। उन्होंने ककातीय विस्तार को वैसे ही देखा जैसे आधुनिकतावादी अंग्रेजों के औपनिवेशिक विस्तार को देखते हैं। साम्राज्यवादी राजाओं और रानियों से उनकी लड़ाई उतनी ही राष्ट्रवादी थी जितनी आधुनिक राष्ट्रवादियों का संघर्ष है। समाक्का और कोमुरान भीम की कहानियां हिंदू और जनजातीय ईश्वरत्व में एक अनोखा अंतर स्पष्ट करती है। जनजातीय देवता शहादत से उभरे, न कि जनसंहार से। उनके आध्यात्मिक विमर्शों में हिंसा अधिकृत नहीं है। जनजातीय संस्कृति आदर्श उनकी अपनी नायिकाओं और नायकों से विकसित होती है। विश्व के सारे धर्मों में केवल हिंदू धर्म ने हत्यारों को देवताओं का दर्जा दिया है। जैसा कि जनजातीय लोगों का मामला है, सारे विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में केवल शहीदों ने ही पैगंबरों और ईश्वरीय व्यक्तित्व का दर्जा पाया है। ब्राह्मणवाद की बर्बरता हत्यारों की पूजा से प्रारंभ होती है। इसमें जो 2 टॉपिक रह गए हैं उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हमारे तथाकथित सभ्य समाज को तथाकथित असभ्य जनजातीय समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इस किताब की नजरिए से अगर देखें तो वो सिर्फ खान पान के दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी, और स्त्री और पुरुष के जो संबंध हैं
उसके नजरिए से भी बहुत मायने रखती हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर कांचन सर ने एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है कि जिस हिसाब से, जिस तरीके से जनजातीय समुदाय ने जो प्रारंभिक सभ्यता है उसकी नींव रखी, जो इनिशियली टूल्स जो थे जैसे हसिया या कुल्हाड़ी, उसका इजाद उन्होंने किया, उन्होंने भाषाओं और उन्होंने संस्कृतियों की आधारभूत नींव रखी, पर फिर भी जो तथाकथित सभ्य समाज है, जो समतल पर रहने वाले लोग हैं, जो गांव और शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो उनसे सीखते तो हैं पर उन्हें किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं देते। और इसीलिए इस जो चैप्टर है उसका नाम रखा बिना भुगतान के शिक्षक। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला जरूर बताइएगा। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया, वीडियो में कुछ सुधार करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस किताब को आप लोग मंगवाइए, उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा के मैं लिंक दे दूंगा। इसको मंगाइए और पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये किताब आपको उस मनोवैज्ञानिक गुलामी से छुटकारा दिलाने का काम करेगी जो इतने हजारों सालों से आपके ऊपर ला दी गई है। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, आर्थिक मदद करना चाहते हैं, तो यहाँ साइड में मेरा यूपीआई आईडी आपको शो हो रहा होगा, उसके माध्यम से आप मेरी मदद कर सकते हैं। जितना चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। आप लोग हमें हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें, वहां पर हम ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।